नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ रितेश कुमार गौतम। और वक्त हो चला है बात देवभूमि की और खबरों की शुरुआत करेंगे एक बड़ी खबर के साथ। बड़ी जानकारी सामने आ रही है जिससे आपको रूबरू करा दें। गंगोत्री एनएच पर गंगनानी में ये भीषण हादसा हुआ है। दुखद खबर आपको बता रहे हैं, दुर्घटनाग्रस्त हुई है यात्री बस। हादसे में 7 यात्रियों की दर्दनाक मौत हो गई। ये दुखद खबर आपको बता दें उत्तरकाशी से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी मामले पर संज्ञान लिया है। दरअसल गहरी खाई में यात्री बस गिरी है जिसके चलते पूरा हादसा पेश आया। हालांकि गनीमत इस बात की भी रही कि अधिकांश लोगों को बचा लिया गया। 27 यात्रियों को बचाया गया है, लेकिन उसके बावजूद भी बड़ी संख्या में हानि पहुंची है। कई लोगों की मौत हुई इस पूरी घटना में। यात्री बस दुर्घटनाग्रस्त हुई है। 7 यात्रियों की दर्दनाक मौत। ये तस्वीरें देखिए और काफी खौफनाक तस्वीरें, चूंकि गहरी खाई ये बताई गई जहां पर यात्री बस पलटी है। 27 यात्रियों को निकाला गया है सुरक्षित। उत्तरकाशी से बड़ी खबर आपको बता दें। दरअसल जिस तरह से मामला पेश आया था उसके बाद से ही जो राहत बचाव कार्य था तेज गति से शुरू किया गया और देखते ही देखते जो तमाम लोग फंसे हुए थे उन्हें बचाने का काम शुरू किया गया। हादसे में 7 यात्रियों की दर्दनाक मौत हो गई। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मामले पर संज्ञान लिया है। हवाई एम्बुलेंस से घायलों की मदद की गई है। फिलहाल सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। आपको बता दें कई लोग घायल हैं जिन्हें चोट लगी है, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। और नवीन शुक्ला हमारे सहयोगी जुड़ गए इस पर ज्यादा अपडेट्स के साथ। नवीन, जिस तरह से घटना पेश आई थी, यात्री लोगों की मौत हो चुकी है, 27 से ज्यादा यात्रियों को बचाया गया है। फिलहाल ताजा अपडेट्स क्या है इस पूरी दुखद घटना को लेकर? जी रितेश, निश्चित तौर पर एनएच पे जो गागन पानी में जो हादसा हुआ है वहाँ पे 7 जो यात्री हैं उनकी दुखद मौत हुई है। और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने साफ तौर पर पूरे मामले का संज्ञान लिया है और उन्होंने साफ तौर पर ये कहा है कि जो भी लोग हैं उन्हें एयर एम्बुलेंस द्वारा तुरंत राहत बचाव कार्य किया जाए और एयरलिफ्ट करके चिकित्सालय पहुंचाने की बात कही जा रही है। और उन्होंने साफ तौर पर ये कहा है कि किसी भी प्रकार से घबराने की कोई जरूरत नहीं है। जो शासन और प्रशासन के अधिकारी वहां पर मौजूद हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो अब तक की जो बात आ रही है सामने, वहाँ 28 जो यात्री हैं उन्हें सुरक्षित निकाल भी लिया गया है। तो कहीं ना कहीं पूरे शासन और प्रशासन मुस्तैदी के साथ वहाँ लगा हुआ है। हालांकि थोड़ी मौसम की वजह से जरूर दिक्कतें आ रही हैं, लेकिन जी तमाम सारी जो कारण क्या कुछ बताए जा रहे हैं, क्योंकि काफी घंटे गुजर चुके हैं इस पूरे हादसे को लेकर। क्या कारण फिलहाल दिखाई दे रहे हैं, क्यों आखिरकार इस तरह की बड़ी घटना पेश आई? अभी तक तो कारणों का कोई आगे पता नहीं चल पाया है, लेकिन कहीं ना कहीं जरूर ये देखा जा रहा है कि शायद बारिश या खराब मौसम की वजह से हादसा हुआ है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अभी जो बाहर वहां पर जो बचाव कार्य है, राहत कार्य है, वह लगातार चल रहा है। और साथ ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी कहा है कि जो भी घायल हैं उन्हें एयर एम्बुलेंस के द्वारा चिकित्सालय पहुंचाने का काम किया जाए। बिल्कुल नवीन, बने रहिए आप हमारे साथ। ये बड़ी खबर लगातार अपने दर्शकों को बता रहे हैं किस तरह से दरअसल ये पूरी जो यात्री बस थी वो खाई में गिरी। 7 यात्रियों की मौत हो गई, कई घायल हैं जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। खबरों में आगे बढ़ते रुख करते हैं अगली खबर का। एक और बड़ी जानकारी सामने आ रही है, उससे आपको रूबरू करा दें। उत्तराखंड में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। पहाड़ों पर लगातार जो आफत है मानसूनी सीजन में दिखाई दे रही है। 21 से 25 अगस्त तक येलो अलर्ट जारी किया गया है उत्तराखंड में भी। कई जिलों में भारी बारिश के आसार बने हुए हैं। चाहे हिमाचल प्रदेश की बात करें या फिर उत्तराखंड की बात करें, लगातार मानसूनी बारिश कहर बरपा रही है। और नवीन लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नवीन, अब पहाड़ों पर देखा जाए तो बहुत मुश्किलों का सामना लोगों को करना पड़ रहा है और इस बीच एक बार फिर 21 से लेकर 25 अगस्त तक के लिए येलो अलर्ट जारी किया है मौसम विभाग की ओर से। किस तरह से एहतियात बरतने के लिए तमाम चीजों को देखा जा रहा है? जी निश्चित तौर पर अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं उत्तराखंड में लगातार जो मौसम का मिजाज है वो बदलता जा रहा है। लगातार पहाड़ी क्षेत्र जो है वहाँ पर बारिश हो रही है। तमाम जगहों पर भूस्खलन आ रहे हैं, सड़कें धंसती हुई नजर आ रही हैं। और एक बार फिर मौसम विभाग ने अपनी एडवाइजरी जारी किया है कि जो उत्तराखंड के जो पहाड़ी जिले हैं वहाँ पर बारिश
होगी। और कहीं ना कहीं मैं बताना चाहूंगा कि अगर राजधानी देहरादून की बात करें तो पिछले 24 घंटे से लगातार राजधानी देहरादून में बारिश हो रही है और आम जीवन अस्त व्यस्त हो रखा है। इसके साथ ही जो पहाड़ी क्षेत्र है वहां पर भी हालात कुछ इसी तरीके से हैं। लगातार बारिश होने की वजह से लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और जो कई जगहों पर ऐसी समस्याएं आ रही है कि सड़कें बाधित हो जा रही हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया नवीन, तमाम जानकारी विस्तार से देने के लिए। तो लोगों को एहतियात बरतने के लिए लगातार कहा जा रहा है। और बुलेटिन में आगे बढ़े और विस्तार से खबरों पर नजर डालें, उससे पहले एक नजर 2 मिनट में 10 बड़ी खबरों पर। बागेश्वर उपचुनाव में कांग्रेस पार्टी ने उतारे 40 स्टार प्रचारक। कांग्रेस नेता सुनीता प्रकाश ने दिया बयान, कहा जनता भाजपा को सिखाएगी सबक। बागेश्वर उपचुनाव में मुख्यमंत्री धामी ने किया जीत का दावा, कहा बागेश्वर में कोई मुकाबला नहीं। चंदन रामदास 4 बार हुए थे निर्वाचित। उत्तरकाशी में जान जोखिम में डालकर स्कूल जाने को मजबूर छात्र, अभिभावकों ने प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी कर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी। देहरादून में प्रेमनगर पुलिस ने पिस्तौल दिखाकर वाहन लूटने वाले 2 शातिर लुटेरों को किया गिरफ्तार। आरोपियों के कब्जे से पुलिस ने देसी पिस्टल बरामद की, अन्य आरोपियों की तलाश जारी। निर्दलीय विधायक उमेश कुमार ने हरिद्वार लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने का किया ऐलान। पत्नी सोनिया शर्मा के इस्तीफे की खबर के बाद राजनीति में छिड़ी जबरदस्त जुबानी जंग। गढ़वाल मंडल आयुक्त आईएएस विनय शंकर पांडे पहुंचे हरिद्वार। गढ़वाल आयुक्त की अध्यक्षता में हुई बैठक, विकास संबंधी कार्यों का लिया जायजा। रामनगर के भगतपुर मढ़ैया गांव में बरस रहे पत्थर, संदिग्ध परिस्थितियों में पत्थर बरसने से लोगों में हड़कंप। गरुड़ तहसील के कत्यूर घाटी से सैकड़ों कांवड़िए सरयू का जल भरने पहुंचे बागेश्वर। प्रसिद्ध बागनाथ मंदिर में स्थित मारकंडे घाट से कांवड़ियों ने किया स्नान। देहरादून में डेंगू मरीजों की संख्या 300 के पार, डेंगू के मिले 24 नए मामले। दून में डेंगू मरीजों की संख्या बढ़कर पहुंची 310। उत्तरकाशी में गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर गंगनानी के पास दुर्घटनाग्रस्त हुई बस, वाहन में सवार 27 लोग घायल। घायलों को रेस्क्यू कर नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बागेश्वर उपचुनाव में भारी मतों से जीत का दावा किया है। उन्होंने कहा कि बागेश्वर में कोई मुकाबला ही नहीं है। बागेश्वर उपचुनाव असमय ही आ गया। चंदन रामदास जनता के आशीर्वाद से लगातार 4 बार विधायक बने। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि उस क्षेत्र में चंदन रामदास बनकर हमेशा जनता की सेवा की। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि बागेश्वर के विकास के लिए जो संकल्प लिए थे, अब उनकी धर्मपत्नी पार्वती देवी उन्हें आगे बढ़ाएंगी। बागेश्वर का चुनाव चूंकि वहां से एक ऐसा चुनाव है जो असमय ही आ गया और चंदन रामदास जी जो वहां से 4 बार से लगातार वहां की जनता के आशीर्वाद से वहां काम करते रहे हैं, वहां की सेवा करते रहे हैं और उस क्षेत्र के दास बनकर उन्होंने हमेशा सेवा की है। उनका एक अपना व्यक्तित्व था। उन्होंने बहुत सारे कामों को वहां धरातल पर उतारा और बहुत सारे काम भविष्य के लिए प्रस्तावित किए थे। उन सभी को हम लोगों ने जो भी काम उनके समय के प्रस्तावित थे उन सभी कामों पर स्वीकृतियां भी प्रदान की हैं, कामों को आगे भी बढ़ाया है। तो सरकार बागेश्वर क्षेत्र को प्राथमिकता में लेकर उनकी धर्मपत्नी चुनाव के मैदान में पार्वती दास जो एक बहुत ही सज्जन महिला हैं और उन्होंने भी संकल्प लिया है कि अपने उनके पति स्वर्गीय चंदन रामदास जी ने जो काम शुरू किए थे उन कामों को आगे बढ़ाएंगे और वहाँ की जनता का भी सीधे सीधे मैं कहूँ कि एक उनसे जिस प्रकार का लगाव था, जिस प्रकार की आत्मीयता थी, जो उनके काम थे, उनको बढ़ाने के लिए मैं नामांकन में वहाँ गया था और हजारों हजार लोगों ने नामांकन में भाग लिया। अनेकों लोग दूसरी पार्टियों से भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं। इसलिए मुकाबले जैसी कोई चीज़ नहीं है क्योंकि लोग विकास के लिए, बागेश्वर के विकास के लिए, उत्तराखंड के विकास के लिए भारतीय जनता पार्टी को वोट देंगे और जितने भी चुनाव हुए सभी चुनावों में जनता ने हमको आशीर्वाद दिया है। इस चुनाव में बड़ी जीत हमारी होगी। बागेश्वर उपचुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह आश्वस्त नजर आ रही है। हल्द्वानी पहुंचे बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट और प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम ने उपचुनाव में बम्पर जीत का दावा किया और कहा कि इस उपचुनाव में विपक्षियों की जमानत जब्त हो जाएगी।
प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का कहना है कि बागेश्वर उपचुनाव में बीजेपी प्रत्याशी पार्वती दास रिकॉर्ड तोड़ मतों से जीत हासिल करेंगी। तो वहीं दूसरी ओर प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम का कहना है कि जल्द ही प्रदेश में कैबिनेट का विस्तार होगा और दायित्व की जिम्मेदारी भी तय की जाएगी। मैं बागेश्वर से आ रहा हूँ। बागेश्वर उपचुनाव में एक उत्साह है कार्यकर्ताओं में, और पार्वती दास अभी तक के जितने भी चुनाव बागेश्वर के अंदर हुए हैं उनमें सर्वाधिक मतों से जीतने वाली प्रत्याशी बनेंगी। अध्यक्ष जी, कैबिनेट विस्तार नहीं हुआ, दायित्व नहीं बटे, कार्यकर्ताओं सब काम मुख्यमंत्री जी गए हैं दिल्ली में, कुछ दिन बाद जीतेंगे हम, जमानत जब्त कराएंगे सबकी, आप चिंता नहीं करो। जैसे हुआ ना धामी जी का, ऐसे ही हुआ। सब मिलाकर भारतीय जनता पार्टी ने जो कदम उठाए हैं, उत्तराखंड सरकार ने जो कदम उठाए हैं, जनता के हित में काम उठाया, जनता के हित में जो काम किए उनको लेकर हम जनता के बीच में जा रहे हैं। तो वहीं हरिद्वार सांसद रमेश पोखरियाल निशंक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की जीत का दावा किया और मोदी सरकार के 9 बरस पूरे होने पर विकास कार्य भी गिनाए। यही नहीं बल्कि विपक्ष पर भी हमला बोला। रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा कि जब लोकसभा सत्र में चर्चा करने के लिए कहा गया तो उस समय वो चर्चा से भाग खड़े हुए। कांग्रेस ने जैसे काम किए वैसे ही फल भी भोगने पड़ेंगे। देश में उत्तराखंड के भी गाँव तक जो मेरी माटी मेरा देश चल रहा है, वो बहुत ही अभी चल रहा है। इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो विजन दिया, सांसद जी सामने देखना। बागेश्वर उपचुनाव जहां एक तरफ बीजेपी और कांग्रेस के लिए नाक का सवाल बन चुका है, तो वहीं बीजेपी से टिकट नहीं मिलने के कारण बागी हुए जगदीश चंद्र आर्य ने निर्दलीय रूप से बागेश्वर उपचुनाव में नामांकन दाखिल कर दिया। मीडिया से बात करते हुए निर्दलीय प्रत्याशी जगदीश चंद्र ने बताया कि मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़ा हुआ हूं। मेरे साथ बीजेपी की ओर से नाइंसाफी हुई। मेरे नाम को जानबूझकर ऊपर पैनल को नहीं भेजा गया। और मैं ये कहना चाहता हूं कि मैं एक बीजेपी का कार्यकर्ता तो था ही, एक सबसे बड़ा मैं एक संघ का स्वयंसेवक हूं। मेरे साथ इतनी नाइंसाफी की इन्होंने, इतनी गद्दारी की। मैं पार्टी में, भाई मेरे से क्या गलती हुई मैं माफ़ी चाहना चाहता हूं। पदाधिकारी से मैं ये कहना चाहता हूं मुझसे क्या गलती हुई। मेरे जो वो थे पेपर थे, नॉमिनेशन जो कर रहा था या मैंने जो किया था उसको पैनल वाइज भेजना था इन्होंने। आज ये मेरे से कह रहे हैं कि ये भी कह रहे हैं कि जगदीश ने 8 लाख 10 लाख ले ले। मैं कह रहा हूँ मैंने कहाँ खा रहे भाई, कोई पैसा नहीं ले रखा किसी से। मैं निस्वार्थ भाव से आया हूँ, स्वयंसेवक हूँ न मैं की। और जब ये मेरे पीछे मुझे परेशान करेंगे तो मैं संघ की भी और इनकी पार्टी की भी बेइज्जती करूँगा। उत्तराखंड में नगर निकाय चुनाव की तारीखों की घोषणा अभी तक नहीं हुई है, लेकिन कांग्रेस ने आगामी निकाय चुनाव को लेकर अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं और इसके अंतर्गत राजधानी देहरादून के 100 वार्डों में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जनसंपर्क अभियान शुरू कर दिया है। प्रदेश महामंत्री नवीन जोशी का कहना है कांग्रेस पार्टी नगर निकाय चुनाव के लिए पूरी तरीके से तैयार है और इसके साथ ही उन्होंने बीजेपी पर भी तंज कसा। नगर निगम चुनाव के लिए कांग्रेस पूरी मजबूती के साथ तैयार है। हम पूरे वार्ड स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर हम पूरे अपने कांग्रेस कार्यकर्ताओं से संवाद स्थापित कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के जो इतने साल से यहाँ पे 5 साल से काबिज है मेयर यहाँ पे, उन्होंने स्मार्ट सिटी के नाम पर कोई भी देहरादून का विकास नहीं किया। सड़कें खोद दी गई हैं, नाले पूरे भरे पड़े हैं, कूड़े का वार्ड में ढेर लगा हुआ है। लेकिन आज पूरे देहरादून के अंदर डेंगू इस कदर हावी हो चुका है, लेकिन नगर निगम प्रशासन द्वारा उसकी रोकथाम के लिए कोई प्रयास नहीं किए गए। कांग्रेस नेता हरीश रावत ने भाजपा पर आरोप लगाया है कि जहां जहां बीजेपी का शासन है उन सभी संस्थानों में आरएसएस कार्यकर्ता बैठा दिए गए हैं। उन्होंने उत्तराखंड के कई शिक्षण संस्थानों पर कब्जा कर लिया है और समय के साथ साथ इन सभी संस्थानों की हालत खराब हो गई है। हरीश रावत ने कहा कि इन घटनाओं का कभी राजनीतिकरण नहीं किया गया। बहुत गंभीर समस्या देश के सामने आ रही है। जहां जहां भाजपा की सरकारें हैं वहां उन्होंने सारे इंस्टीट्यूशंस पर अपने लोगों को बिठा करके, आरएसएस माइंड के लोगों को बिठा करके सर्विसेज में बहुत लोगों को भरा जा रहा है। उत्तराखंड के अंदर कई संस्थाएं हैं, कई
एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं जिन पर उन्होंने कब्जा कर लिया और उन इंस्टीट्यूशन में बहुत डिटेरेशन आया है, बहुत गिरावट आई है और ये चीज़ें लगातार सामने आ रही हैं और पूरे देश के लेवल पर आ रही हैं। सर G20 क्योंकि दिल्ली में होना है तो ऐसे में G20 पॉलिटिक्स स्टार्ट हुई है। आप ही के नेता हैं जयराम रमेश, उन्होंने कहा कि G20 इससे पहले कई बार हो चुका है लेकिन यहाँ दिल्ली में होना और भारत में होना इसको चुनावी हथकंडा अपनाया जा रहा है और लोगों के इम्पोर्टेंट इश्यूज से भटकाया जा रहा है। हमने अपने देश में देखा कई तरीके के नॉन अलाइंड समिट के हुए, चोगम का हुआ, कई शिखर सम्मेलन यहाँ हुए, लेकिन कभी भी इन चीजों को पॉलिटिकलाइज नहीं किया गया, इनको वोट के लिए या किसी की छवि निखारने के लिए नहीं बनाया गया। सरकार एज सच, देश एज सच की छवि निखारने के लिए किया गया। इसको जो पॉलिटिकल कलर दिया जा रहा है वो चिंताजनक है और मैं समझता हूँ इसका इस पर देश के लोग जरूर विचार करेंगे। और खबरों में आगे बढ़ते रुख करते हैं एक बड़ी खबर का। बड़ी जानकारी सामने आ रही है जिससे आपको रूबरू करा दें। ब्रेकिंग न्यूज, आज दिल्ली के दौरे पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। उद्योगपतियों से मिलेंगे पुष्कर सिंह धामी। दरअसल इन्वेस्टर समिट को लेकर तमाम कवायद जारी है लगातार और मुख्यमंत्री धामी दिल्ली के दौरे पर हैं और इस दौरान दरअसल वो उद्योगपतियों से मुलाकात करेंगे। निवेश को और किस तरह से बढ़ावा दिया जाए प्रदेश में, इस संबंध में कहीं ना कहीं पूरी मुलाकात होगी। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को लेकर उद्योगपतियों से मुलाकात करेंगे। दिसंबर में प्रदेश में प्रस्तावित है इन्वेस्टर समिट और इसी के मद्देनजर ये सभी तैयारियां और कवायद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा की जा रही है। बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको बता दें, दिल्ली के दौरे पर हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। उद्योगपतियों से मुलाकात करेंगे। दिसंबर में प्रदेश में इन्वेस्टर समिट प्रस्तावित है। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को लेकर उद्योगपतियों से मुलाकात होगी और प्रदेश में निवेश को बढ़ावा देने के लिए कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मुलाकात करेंगे, बातचीत करते नजर आएंगे। इस साल हल्द्वानी में भारी तबाही देखने को मिली है, जिसके चलते केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने अपने संसदीय क्षेत्र के रक्सिया नाले का निरीक्षण किया और एसडीएम और सिंचाई विभाग के अधिकारियों से जानकारी ली। अजय भट्ट का कहना है कि नाले के तेज बहाव के कारण तत्काल सुरक्षा कार्य जाना आवश्यक है, लेकिन नाले के तेज बहाव को देखते हुए प्रोटेक्शन वर्क पर प्लान किया जा रहा है, जिससे कटाव को रोका जा सके और पानी का रुख आबादी की तरफ कम से कम किया जा सके। की मार है और काफी नुकसानी तो हुई है। प्रभु की कृपा रही है कि कोई जनहानि यहाँ पर नहीं हुई है। पूरी तरह से अगल बगल की दीवारें टूट गई है, कई मकान पूरी तरह बह गए हैं, लोगों को परेशानियां हो रही हैं, बिजली के तार लटक रहे हैं। वो सारे हमने एक 14 सदस्यों की एक समिति बना दी है। जिलाधिकारी खुद यहाँ आए थे, तो उसमें फॉरेस्ट भी होगा, एक्शन होंगे हर डिपार्टमेंट के। हम कैसे इसको ठीक करें, डीसिल्टिंग करानी बहुत जरूरी है क्योंकि नदियां भर गई हैं। बुलेटिन में आगे बढ़ते और रुख करते हैं अगली खबर का। मानसून सीजन के दौरान प्रदेश में आई आपदा से भारी नुकसान हुआ है और ऐसे में कांग्रेस ने प्रशासन पर राहत और बचाव कार्यों को गंभीरता से न लेने के आरोप लगाए हैं। कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता शीशपाल बिष्ट ने कहा कि प्रदेश सरकार इस और गंभीर नहीं है, जिस पर कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने कहा कि उन्होंने 19 जुलाई 2023 को हरिद्वार क्षेत्र का दौरा किया था। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार लगातार आपदा प्रभावितों की मदद कर रही है। हरिद्वार जनपद के आपदा राहत के अंतर्गत सरकार द्वारा 24,991 लोगों को 13,32,61,327 रुपए की सहायता दी जा चुकी है। इस क्रम में मेरे द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी से निम्नवत घोषणाएं करवाने का अनुरोध मैंने किया है, जिनको माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वीकार किया, जिसमें हरिद्वार में पानी में डूबे क्षेत्रों को आपदा ग्रसित क्षेत्र घोषित किया गया है। 3 माह की बिजली और पानी के बिल माफ किए गए हैं। सरकार ने बैंकों से आग्रह किया है कि ऋण वसूली पर फिलहाल 3 महीने की रोक लगाई जाए।
इसके अतिरिक्त जो सरचार्ज है वो भी रोका गया है। इसके अतिरिक्त हमारे द्वारा राजीव गांधी की 79वीं जयंती के उपलक्ष्य में देहरादून में महानगर युवा कांग्रेस ने कांग्रेस भवन में रक्तदान शिविर का आयोजन किया, जिसमें तमाम कांग्रेसी और अन्य लोगों ने रक्तदान किया। कार्यक्रम के दौरान महानगर अध्यक्ष जसविंदर सिंह जोगी ने कहा कि आज राजीव गांधी जी की जयंती के मौके में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है। इसके साथ ही दून हॉस्पिटल में फल वितरण का कार्यक्रम भी रखा गया। साथ ही जोगी ने यह भी कहा कि आज के दिन राजीव गांधी की ओर किए गए कार्यों को याद किया जा रहा है। अनुसूचित मोर्चे के प्रदेश मंत्री जगजीवन राम को हाल ही में भाजपा से निष्कासित कर दिया गया। जानकारी के अनुसार जगजीवन राम को पार्टी विरोधी गतिविधियों के चलते भारतीय जनता पार्टी से निकाला गया है। भाजपा अनुसूचित मोर्चे के प्रदेश अध्यक्ष समीर आर्य ने मोर्चे के प्रदेश मंत्री जगजीवन राम को पार्टी से निष्कासित किया। भाजपा सांसद रमेश पोखरियाल निशंक रुड़की पहुंचे, जहां उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया और विपक्ष को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि संसद सत्र में विपक्ष की भूमिका ठीक नहीं रही। विपक्ष जनहित के मुद्दों से भटककर संसद का समय व्यर्थ करते नजर आए। भाजपा सांसद ने कांग्रेस पर बड़ा हमला बोलते हुए कहा कि इंडिया घमंडी दल है जो देश के सामने बेनकाब हो चुका है। उन्होंने कहा कि देश की जनता कांग्रेस को कभी माफ नहीं करेगी। कांग्रेस ने देश के टुकड़े किए, जिसका खामियाजा कांग्रेस को भुगतना पड़ रहा है। और हमारी भी कदाचित कोई जिला नहीं बचा जो प्रभावित नहीं हुआ, लेकिन मुझे इस बात की खुशी है कि हरिद्वार में आपदा के समय में हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री बहुत ताकत के साथ रात और दिन खट करके काम किया। अधिकारियों ने भी एक टीम के साथ काम किया और सभी जनता के जनप्रतिनिधियों ने भी काम किया। हमने जो समय पर किसानों को देना था, जो डंगरों को, चाहे वो भूसा का रहा हो, चाहे हेतुक राशि रही हो या कोई पुलिया टूट गई। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होंगे। आप देखते रहिए जनता टीवी।